तो आज हम इंशाल्लाह अपने बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर को ख़त्म करेंगे और जो हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं आज वो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। और अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ के आज अपना चैप्टर ख़त्म करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा लाइट एंड डार्क रिएक्शंस और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट की थी और अब हम बढ़ रहे हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन को हम एक और नाम देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो हमारे सेल लेवल पर होती है और जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं उनके अंदर ये रेस्पिरेशन टेक प्लेस करती है। सो अब एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं सबसे डेफिनेशन लिखूं, एरोबिक रेस्पिरेशन, सो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मतलब है द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन की मदद से रेस्पिरेशन होती है वो हमारे पास कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने पढ़ा एनारोबिक में क्या होता है, इन विच एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन के तो वैसे हमारे पास चार पार्ट्स कह सकते हैं हम इसके, और इन चार पार्ट्स हमारे पास जो होते हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। तो वो चार पार्ट्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस, पार्ट 2 हमें कहते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है, और पार्ट 3 कहते हैं क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, और जो लास्ट पार्ट है नंबर 4 विच इज़ रेस्पिरेटरी चेन। तो हमारे एसएलओ में पीएमडीसी के सिर्फ ग्लाइकोलिसिस बताने को कहा गया है और बाकी के 3 कैंसिल कर दिए गए। सो अगर मैं थोड़ी सी इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे पास इन चारों में से सिर्फ ग्लाइकोलिसिस जो हम पढ़ेंगे ये हमारे पास साइटोसोल में अकर होता है। इसकी लोकेशन कहाँ है, साइटोसोल के अंदर। सेल की जो साइटोसोल होती है फ्लूइड टाइप, उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। बाकी ये तीनों आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है ना। तो और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो आपके होते हैं वो आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होते हैं। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होता है, बाकी सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस बहुत डिटेल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। तो हम इसको पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस की अगर मैं ओवरऑल एक इक्वेशन बताऊं तो इसमें यह है कि अगर मैं यहाँ पे लूँ कि एक मिनट, C6H12O6 ग्लूकोज लिया मैंने, ठीक है, और ग्लूकोज को मैंने विद इन रिएक्शन के ज़रिए C3H4O3 में कन्वर्ट कर दिया विच इज़ पायरुविक एसिड, और साथ साथ एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है। और इस दौरान हमारे पास 2NAD से रिडक्शन हुई 2NADPH। हमारे पास क्या बना, 2NADPH2। सो ये हमारे पास जो है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारे पास दुनिया में बनने से पहले जो सबसे पहला रिएक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस, उसको कह सकते हैं। तो अब हम ग्लाइकोलिसिस की डिटेल में जाने वाले हैं और हम ग्लाइकोलिसिस को पढ़ेंगे। सो बस यही पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम ग्लाइकोलिसिस को शुरू करते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस का अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले आऊँ, क्योंकि एक डायग्राम टाइप बनानी पड़ेगी यहाँ पे। सो ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस होते हैं हमारे पास। एक होता है प्रिपरेटरी फेज। क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज, और पार्ट 2 हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन फेज, जिसे हम नाम कहते हैं पे ऑफ फेज। इसका एक और नाम है पे ऑफ फेज।
तो ये दोनों फेजेस के ऊपर हमारा ग्लाइकोलिसिस जो है बना हुआ। अब हम इसका एक बहुत अच्छा रिएक्शन बनाने जा रहे हैं, तो वो ये है कि लेट सपोज मेरे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये मैं इसको 1 से कर रहा हूँ कि इट इज़ द नंबर 1 पार्ट। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मेरे पास कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ATP था वो ADP में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वो ADP में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी मदद से हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। तो इसमें मैं लिखूँगा इट इज़ द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ATP। तो क्या लिखूँगा मैं? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, यानी कि फॉस्फोराइलेशन हो गई बाय ATP। किसने की? ATP ने। तो ये मैंने बॉक्स के अंदर ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इसके पास बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ कि क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स हैं, क्योंकि सेम फार्मूला है इनका, स्ट्रक्चरल बस अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो मैं लिखूँगा रीअरेंजमेंट फॉलोड बाय अ सेकेंड ATP फॉस्फोराइलेशन, यानी कि दोबारा से रीअरेंजमेंट हुई इस आइसोमर की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय द ATP फॉस्फोराइलेशन। सो फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या हुआ, जो पार्ट 3 अब मैं दिखा रहा हूँ, ये कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। और इसके दौरान भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ATP से ADP बना, ठीक है। तो जब अब इस प्रोसेस के दौरान मैं ये कहूँगा कि द 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है इज स्प्लिट इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स 1G3P। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब। अनदर DAP, और DAP that is converted into G3P in another reaction। सो इसका मतलब क्या है मैं बता दूं। हमारे पास ग्लूकोज से ATP की फॉस्फोराइलेशन हुई और बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास रीअरेंजमेंट हुई, ठीक है। रीअरेंजमेंट के बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से दोबारा से फॉस्फोराइलेशन हुई और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना। तो अब जो मैंने ये वाली लाइन लिखी है, जो मैं बॉक्स में हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आपके पास जाएगा नीचे रिएक्शन में, और ये प्रोसीड करेगा। एक एरो में इस तरफ बना रहा हूँ और एक एरो में इस तरफ बना रहा हूँ। 4 और 5 रिएक्शंस, पार्ट 4 और 5, 3, 2, 1 हम पढ़ चुके हैं, और 4 और 5। तो 4 और 5 रिएक्शन को इस तरह होंगे कि ये रिवर्सिबल होंगे, ठीक है। और रिवर्सल का मतलब होगा कि आपके पास एक तरफ बनेगा DAP विच इज़ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपका DAP फिर से इंटर कन्वर्ट होगा आपका ग्लाइसिरल डिहाइड में, ग्लाइसिरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। तो G3P भी आपका हो जाएगा,
ग्लाइसिल एल्डिहाइड आपका याद है केल्विन साइकिल में था, जिसमें 1 मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट हो गया था फॉर द शुगर और 5 आपके राइबोलोज बिसफॉस्फेट के लिए चले गए थे। तो ये 4 और 5 रिएक्शन हो गया। तो अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा 4 और 5 रिएक्शन तक, तो इस फेज़ को हम कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। सो दिस इज़ द प्रिपरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। तो अब हम पढ़ेंगे इसका पे ऑफ फेज या फिर क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन फेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका पे ऑफ फेज या फिर ऑक्सीडेशन फेज। अभी हमने ऊपर ये लिखा कि मेरे पास DAP था और G3P था, सही है ना, ये दोनों मॉलिक्यूल्स। तो अब इनके दरमियान इंटर कन्वर्जन हो रही थी, ये 4 और 5 रिएक्शंस। तो अब क्या होगा, मैं एक और यहाँ पे एक एरो टाइप बना रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ कि PI फॉस्फेट ग्रुप एक यहाँ अंदर आ गया और PI फॉस्फेट ग्रुप एक यहाँ अंदर आ गया, और दिस इज़ द पार्ट 6। और यहाँ पे NAD ने अपना P यहाँ दे दिया, ठीक है, और एक P यहाँ दे दिया। तो यहाँ से NAD प्लस NADH हो गया और एक प्रोटॉन हमारा एलिमिनेट हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी सेम वही बात हुई, NAD प्लस ने फॉस्फेट देके अपना NADH में रिड्यूस हो गया, प्लस H प्लस प्रोटॉन अपना रिलीज़ कर दिया। सो ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जब ये सब हुआ ना प्रोसेस कि इसने अपना प्रोटॉन दे दिया और NADP प्लस रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे इस तरफ मैं लिखूँगा 1,3 बिसफॉस्फो ग्लाइसरेट बना BPG, और इसी तरह यहाँ पर भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ BPG 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लाइसरेट, बिसफॉस्फो ग्लाइसरेट बना। दिस इज़ आवर नंबर 6 रिएक्शन। और वही बात ऊपर जो हमने पढ़ी थी, the 6 carbon molecule is split into 3 carbon molecules, 1 G3P another DAP, that is converted into G3P in another reaction। और इसी रिएक्शन के दौरान जो हमारा 6 रिएक्शन था उसमें ये लिखा गया। तो अब मैं 6 रिएक्शन में ये लिखूँगा बॉक्स बना के, बल्कि इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। तो 6 रिएक्शन क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन फॉलो की गई फॉस्फोराइलेशन के साथ साथ, जिसपे प्रोड्यूसेस 2 NADH मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड 2 molecules of 1,3 bisphosphoglycerate BPG, each with 1 high energy phosphate bond। यानी कि ऑक्सीडेशन फॉलोड की गई फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए और उसने प्रोड्यूस किए 2 NADH मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BPG, और हर BPG के पास हाई एनर्जी का एक फॉस्फेट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 6B हुआ। सो अब ये इस तरह हुआ कि मैं इसको, बल्कि किस तरह दिखाऊं, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ पे और इसको भी यहाँ पे। सो अब हुआ ये कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट ये वाला और 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट ये वाला। तो अब हम जा रहे हैं 7th ऑफ रिएक्शन में। इसमें क्या होगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, जिसे हम कहते हैं 3PG, और यहाँ पे भी वही होगा 3PG आपका कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। तो कैसे बना ये, हमारे पास यहाँ फिर अब पे ऑफ फेज़ में उल्टा हो गया कि ADP से ATP बन रहा है, ATP से ADP प्रिपरेटरी फेज़ में बन रहा था, अब ADP से ATP आपका पे ऑफ फेज़ में बन रहा है। तो ये यहाँ पर भी ADP से ATP आपका जनरेट हो रहा है 3PG के साथ,
और यहाँ पे मैं लिखूँगा अब दैट रिमूवल ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, एडीपी का जो फॉस्फेट है उस हाई एनर्जी का उसका रिमूवल हुआ बाय 2 एडीपी मॉलिक्यूल्स जिसने प्रोड्यूसेस 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड लीव्स 2,3-PG 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। सो कहाँ से रिमूव हुआ हमारा फॉस्फेट ग्रुप? 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से, और हमारे पास क्या बना? 3PG विद द फॉर्मेशन ऑफ 2 ADPs, ठीक है। तो ये भी इसी का पार्ट है और ये भी एक ही पार्ट है। तो अब ये 7 पार्ट आपका 8 ऑफ 8 रिएक्शन में गया और दोबारा से ये आपका 3PG बन गया 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट मीन्स 2PG, और यहाँ पे भी वही बात होगी 2PG। सो यहाँ पे क्या हुआ? 8 और 9 भी मैं दोबारा इसके साथ दिखा रहा हूँ कि 9 में ये हुआ, यहाँ से निकला वाटर H2O और यहाँ से भी निकला वाटर H2O, और यहाँ पे हमारे पास बन गया फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। तो यहाँ से क्या बना? फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, जिसे हम कहते हैं PEP, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या बना? फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, जिसे हम कहते हैं PEP। सो अब 8 और 9 रिएक्शन को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो वो इस तरह करूँगा कि रिमूवल ऑफ वाटर यील्ड्स 2 PEP मॉलिक्यूल्स, यानी कि मैं लिख रहा हूँ -H2O विच इज़ रिमूवल ऑफ वाटर लीड्स 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट PEP ईच विद हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। हर दोनों के पास हाई एनर्जी PI बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। सो ये 8 और 9 मैंने पार्ट यहाँ पे दिखाया। अब मैं दिखा रहा हूँ उसका लास्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 10। और पार्ट 10 में आपके पास क्या हुआ? आपके पास फाइनली ग्लूकोज से बन गया पायरुवेट। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल, या फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट फेट से आपके पास बन गया पायरुवेट। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस पाथवे या फिर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। तो यहाँ पर आपका ADP ने दोबारा से ATP को जनरेट किया, ADP से दोबारा से ATP को जनरेट किया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ दैट रिमूवल ऑफ हाई एनर्जी, अब वही बात हो गई कि रिमूवल ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप बाय 2 ADPs or produces 2 molecules of ATP and 2 molecules of pyruvate. So this is what we call glycolysis। और अभी जो मैंने पार्ट नंबर 6 से लेकर ये पूरा, और मैं नीचे आता हूँ 1 मिनट और यहीं से ज्वाइन कर देता हूँ, एक ही बात है। ये पूरा मेरे पास था पे ऑफ या फिर ऑक्सीडेशन फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और पार्ट 6 से पहले हमारे पास क्या था? प्रिपरेटरी फेज। सो ग्लाइकोलिसिस आपकी कहाँ आकर होती है? साइटोसोल में। सो अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ जो MCQs में इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, कुछ आए या ना आए मगर ये ज़रूर बात पूछ सकते हैं आपके। तो वो ये बात है कि ग्लाइकोलिसिस की पूछा जाता है कि नेट यील्ड क्या है, सही है। सो ग्लाइकोलिसिस के अंदर नेट यील्ड कुछ ये है कि आपका जो ऑक्सीडेटिव फेज़ है ना, ऑक्सीडेटिव फेज़ P लिखता हूँ मैं, इसके अंदर 4 ATPs जनरेट होते हैं, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। 4 ATPs मिलते हैं। सो
ऊपर हमारे प्रिपरेटरी फेज में 2 ATPs कंज्यूम भी हो गए थे, तो 4 - 2 कितना हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP नेट यील्ड है ग्लाइकोलिसिस। सो अगर MCQ में आया दैट व्हाट इज़ द नेट यील्ड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो आप बोलोगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। सही है। और साथ साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज net yield is equal to 4 molecules of ATP। अगर इस बात का मतलब समझ नहीं आया कि नेट यील्ड क्या है, तो मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ कि नेट यील्ड क्या है ग्लाइकोलिसिस की। और उसके बाद मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म मेंशन करने वाला हूँ। अगर ये नहीं सुनी तो समझो पूरा चैप्टर नहीं सुना, पूरा चैप्टर नहीं सुना समझो PMDC का लेक्चर MCQs में आप रह गए। नेट यील्ड मैंने बताया ग्लाइकोलिसिस में आपकी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, इस बात को रहने दीजिए, मैंने जो बताई कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज नेट यील्ड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ये एक अलग डिटेल में बात है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो सिर्फ याद रखना है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट हुए और उसी के साथ साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब बात यह है कि क्वेश्चन आता है पेपर में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हाट इज़ द, ये MCQs में भी आ सकता है और क्वेश्चन आंसर्स में भी। क्वेश्चन आंसर्स तो होते नहीं, तो MCQs होते हैं। सो व्हाट इज़ द नेट यील्ड ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पायरेशन में तो क्रेब्स साइकिल भी है, ग्लाइकोलिसिस भी है, रेस्पिरेटरी चेन भी है और पायरुविक ऑक्सीडेशन भी है। मतलब ये है कि आंसर होगा कि अगर टोटल नेट यील्ड पूछी है, टोटल नेट यील्ड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सो दैट इज 38 ATPs। 38 ATPs, तो 38 ATPs का मतलब है कि 32 से लेकर 34 ATPs आपके पास जनरेट होते हैं रेस्पिरेटरी चेन के अंदर। किसके अंदर? रेस्पिरेटरी चेन के अंदर। और 2 ATPs आपके कहाँ होते हैं? ग्लाइकोलिसिस में, अभी हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस। और 2 ATPs आपके जनरेट होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो इस मदद से जब 32 से 34, अगर हमारे पास 34 ATPs हुए रेस्पिरेटरी चेन के अंदर, तो 2 ATPs ग्लाइकोलिसिस से 36 और 2 ATPs क्रेब्स साइकिल से, तो टोटल नेट यील्ड एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या हो गई? 38 ATPs। So this is one of the most important MCQs which is frequently asked in the examination. So ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने अपना बायो एनर्जेटिक्स कंप्लीट किया और हम इसके बिल्कुल एंड पर पहुंच गए। तो ऐसे लो उसको रिव्यू कर लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन डन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डन, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन डन, लाइट इंडिपेंडेंट डाइट रिएक्शंस डन, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन डन, फोटोसिंथेसिस डन, ATP प्रोडक्शन डन, and role of light, water, carbon dioxide factors affecting photosynthesis are also done. So यहाँ हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।